प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो लोग को मैं को होस्ट बना रहा हूँ, तो फिर क्या होता है कि कुछ लोग ना एडमिट होना चाहते हैं, मतलब एंटर करना चाहते हैं सेशन में। तो जो को होस्ट लोग हैं वो लोग भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी क्या होता है कि मैं पढ़ाने में इतना बिजी होता हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे ध्यान नहीं रहता है। मैं अपने टॉपिक पे ध्यान देता हूँ। और कुछ लोग को बाद में लेट ज्वाइनिंग होती है कोई भी वजह से। तो जो को होस्ट लोग हैं, देखिए आप लोग में कौन कौन से को होस्ट लोग हैं। तो वो सभी लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग बाकी लोग को एंट्री करें। जो अगर दिखेंगे कि कोई आना चाहता है तो उनको एडमिट करना है। चलिए आज हम लोग प्रभाकर वटी पे बात करेंगे, क्योंकि ये कल हमको बात करना था प्रभाकर वटी के बारे में। तो मैं अभी आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग प्रभाकर वटी पे ही आज बात करेंगे। आजकल क्या है ना कि हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे दवाइयां बताई गई हैं। तो उसमें से हृदय रोगों पे प्रभाकर वटी बताइए। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर आप लोग अपने अपने अनुभव भी बता सकते हैं, या जो केसेस डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को मैं अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे देता हूँ। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। मैं पहले प्रभाकर वटी के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर आप लोग बताइएगा। आजकल क्या है कि बीपी का, हाइपरटेंशन का जो कारण है वो बहुत सारे हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, खाना पीना चेंज हो गया, और जो बीपी का प्रॉब्लम है उससे डेथ बहुत ज्यादा हो रहा है, या डिसेबिलिटी हो रही है, मतलब पैरालिसिस वगैरह हो रहा है। और ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत जैसे देश हैं जो डेवलप कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका वगैरह जो हैं, जो डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं, उसमें ये चौथा कारण माना जाता है जिनको जल्दी मौत हो जाती है। तो उसी तरह से ऐसा पाया गया है कि 1 बिलियन लोग जो हैं ये केवल हाइपरटेंशन की वजह से मर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद, 1 साल बाद, तो ये 1.5 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है कि केवल हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और ऐसा देखा गया कि अर्बन एरिया, शहरी एरिया में 20 से 40% लोग बीपी बढ़ने की वजह से मर जाते हैं। और जो गांव के क्षेत्र है उसमें 12 से 17% तक। तो भेषज रत्नावली नाम का अपना आयुर्वेद का ग्रंथ है, जो बहुत सारे कल्पों के बारे में बताया गया है। तो उसमें हृदरोग के लिए, हृदरोगाधिकार में अर्जुनारिष्ट या पार्थाद्य रिष्ट बताया है। अर्जुन शीरपाक बताया है उसमें हृदय रोगाधिकार में। पुष्कर मूल चूर्ण बताया है, प्रभाकर वटी बताया है, नागार्जुनाभ्र रस बताया है, हृदयार्णव रस बताया है, हृदय चिंतामणि रस या चिंतामणि रस बताया है, त्रिनेत्र रस, मृग श्रृंग भस्म, शंकरवटी, ये सब बताया है। तो प्रभाकर वटी जो है, ये अगर लॉन्ग टर्म में दे दिया जाए तो ये बीपी के लिए सबसे अच्छी दवाई बताई जाती है। अभी प्रभाकर वटी में आप लोग के जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो देखिए। इसमें क्या बताया है कि माक्षिकम लोहम अभ्रम च तुगा श्री शिलाजतु क्षिप्त्वा खलोदरे पश्चात भावेत पार्थवारिणा बलद्वयमिता कुर्यात् वटिम छाया विशोषिताम प्रभाकर वटिम से हम हृदरोगान निकलान जयेत। ये भेषज रत्नावली में 33 नंबर का जो अध्याय है, उसमें 42 से 43, ये दो श्लोकों में इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो माक्षिक भस्म है, लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है, शिलाजतु है, वंशलोचन है और अर्जुन है। अगर इनके घटक द्रव्यों के बारे में देखें तो माक्षिक भस्म जो है वो वृष्य है, मधुर और तिक्त रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है। और इसका विपाक जो है माक्षिक भस्म का, वो मधुर है। ये कफ पित्तहर है, अर्शोग्न है, क्षय रोग, कुष्ठ, पांडु, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है, रसायन है और योगवाही है। लौह भस्म अगर देखें तो ये रुक्ष है, तिक्त है, शीत वीर्यात्मक है, मधुर विपाकात्मक है। और ये त्रिदोषज्ञ है, प्रमेह को नष्ट करता है, गुल्म प्लीहा, यकृत वृद्धि, क्षय और पांडुरोग को लौह भस्म ठीक करता है। अब्रक भस्म देखें तो स्निग्ध गुणात्मक है, इसका रस जो है वो मधुर है, वीर शीत है, विपाक मधुर है। और ये अब्रक भस्म जो है यह आयुवर्धक है,
केश्य है, बल्य है, नेत्र ज्योति वर्धक है अभ्रक भस्म। शिला जतु है वो मूत्रल है, मधुर कटु तिक्त रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है, कटु विपाकात्मक है। शिला जतु है वो रसायन है, योगवाही है, मूत्र कृच्छता में काम करता है, क्षय रोग, पांडु रोग, श्वास, अर्श, पांडु, स्थौल्यता और शूल में बहुत अच्छा काम करता है। वंशलोचन अगर देखेंगे तो वंशलोचन बल्य है, मधुर कषाय रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है। और वंशलोचन है वो बल्य है, ज्वरग्न है, श्वासग्न है, क्षय क्षय को ठीक करता है, रक्त पित्त को दूर करता है, कामला को दूर करता है, और कुष्ठ और पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है। अर्जुन है वो रुक्ष लघु है, कषाय रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है, कटु विपाकात्मक है। और अर्जुन है वो हृदय है, हृदय, शत, क्षय, प्रमेह, स्थौल्य और कफ पित्त शामक है। तो अगर हम लोग ये सारे द्रव्यों के बारे में देखते हैं तो हमारे पास जैसे पेशेंट आ रहे हैं, बीपी के पेशेंट आ रहे हैं, उनको इकोस्प्रिन चल रहा है, हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही है, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स चल रहे हैं। तो हम लोग अपना आयुर्वेद का कुछ दवाई देते हैं, प्रभाकर वटी जैसे दवाइयाँ। प्रभाकर वटी देने से ऐसा नहीं होगा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे तुरंत ही बीपी को ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे संप्राप्ति भंग करके हृदय को ताकत देगा। या फिर हम लोग मेटाप्रोलोल, और भी बहुत सारे जो बीटा ब्लॉकर्स है या फिर एसी इनहिबिटर्स है, जो भी बीपी की दवा डायूरेटिक्स देते हैं, उनके जैसा तुरंत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सब रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। हमारी दवाई धीरे धीरे काम करती है। तो ये क्या करती है कि बीपी को जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करती है। तो प्रभाकर वटी 250 mg या 2 BD हम देते हैं सुबह शाम। एक 1 mgm का एक गोली आता है, मतलब एक रत्ती की गोली आती है। तो ऐसे दो दो गोली सुबह शाम देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं। और उसके साथ में इकोस्प्रिन और बीपी की दवाई चल रही है। तो धीरे धीरे बीपी जो है वो ठीक होने लगता है। और हम एलोपैथी की दवाइयाँ टेपरिंग डोज में, मतलब धीरे धीरे कम करके पेशेंट को नॉर्मल आयुर्वेदिक दवाइयों पे ला सकते हैं। फिर जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रभाकर वटी, चंद्र प्रभावटी चलेगी तो बीपी की गोलियां परमानेंट बंद हो जाती है। और क्यों आयुर्वेद जरूरी है ऐसे बीपी के पेशेंट में? क्योंकि जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वो कहीं ना कहीं ऑर्गन को डैमेज करती है। लेकिन आयुर्वेद जो है ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर जितना डोज में दिया जाए तो कभी नुकसान नहीं होता है। तो हम लोग चंद्र प्रभावटी दिन में एक भी दे सकते हैं, प्रभाकर वटी दिन में एक, सुबह शाम एक, मतलब 1 BD भी देंगे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ऐसा पाया गया है कि प्रभाकर वटी जो है इसमें अगर हम लोग स्वर्ण माक्षिक भस्म देखें तो ये कामला पे काम अच्छा काम करता है, पांडु रोग, हृदय रोग, अग्निमांद्यता को अच्छा करता है। और जिनको भी पाल्पिटेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, जो वातज और वात पित्तज हृदय में काम करता है। तो ये एक तरह से माक्षिक भस्म है, स्वर्ण माक्षिक भस्म रक्त का प्रसादन करता है, हृदय के लिए टॉनिक रहता है, और क्रॉनिक कार्डियक डिजीज के लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर स्वर्ण माक्षिक भस्म को दिया जाए तो यह रक्त बढ़ाता है शरीर में, और सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, VLDL को कम करता है। लौह भस्म अगर देखे जाए तो जिसका भी नर्व्स के कॉन्ट्रैक्शन से पेन हो रहा है, या जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स में पेन हो रहा है, तो ये मसल्स को रिलीव करता है कांतलौह भस्म। और लौह भस्म जो है रसायन है, टॉनिक है, और पूरे सिस्टम पे लौह की तरह ताकत दे देता है, हृदय वाहिनियों को भी ताकत देता है। इसलिए लौह भस्म का बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहता है। अब्रक भस्म देखें तो वह हृदय के लिए भी अच्छा है, और लंग्स के लिए तो है ही अच्छा। अब सहस्त्रपुटी अब्रक हम लोग श्वास के व्याधियों में देते ही हैं। और ये जो प्रभाकर वटी है यह क्या करता है कि जो हृदय के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उनको ताकत देता है, वॉल्स को ताकत देता है, बाइकस्पाइड वॉल, ट्राइकस्पाइड वॉल को ताकत देता है। और उसी तरह से ये पाल्पिटेशन हुआ, वीकनेस हुआ, ब्रीथलेसनेस हो गया, टैकीकार्डिया, जिसमें पल्स रेट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, हार्ट बीट ज्यादा हो रहा है, या फिर इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, हाइपरटेंशन, जिनका कार्डियक एक्टिविटी अच्छा नहीं है, जैसे कि ये जो SC बंडल ब्लॉक रहता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, या फिर अरिथमिया रहता है, फिब्रिलेशन रहता है, मरमर रहता है, बहुत सारे कंडीशन रहते हैं। उन सबको अब्रक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। शिला जतु है ये कटु रसात्मक होता है, तिक्त और कषाय रसात्मक होता है, और कटु विपाक का रहता है, उष्ण वीर्य का रहता है, कफ वात शामक रहता है, और लेखनीय रहता है।
और छेदनीय भी रहता है और योगवाही भी रहता है, रसायन भी रहता है। तो शिलाजतु है, यह क्या करता है, अग्नि को अच्छा करता है, जाठराग्नि को बहुत अच्छा करता है। और जितना भी फैट्स जमा है, अब वो फैट्स है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में है या फिर लिपिड ज्यादा बढ़ने एलडीएल के रूप में है, उन सबको ये पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए रस से, जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए टिश्यूज में, उन सबको ये ठीक करता है। और जितने भी विषारी द्रव्य हैं, विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स, उन सबको निकाल देता है। जो भी लीन दोष हैं उन सबको लेखन और छेदन करके कचरा को निकाल देता है। मेमोरी को अच्छा करता है। ये शिलाजित का प्रयोग अगर किया जाए तो ये स्ट्रेस को कम करता है। और मसल्स को रिकवरी कर, मसल्स को हील करता है, मजबूत करता है। बोन्स को, नर्व इंजरी को अच्छा करता है। और ये पूरा इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। शुक्र धातु को अच्छा करता है। और जितना भी थकावट है उसको अच्छा करता है। इसलिए शिलाजित जो है वह प्रभाकर वटी में डाला हुआ है। इसी तरह से वंशलोचन है। वंशलोचन जो है वो ब्रोंकाइटिस के लिए हम लोग सितोपलादी चूर्ण में डालते हैं, आप लोग को मालूम है। वंशलोचन ब्रोंकाइटिस में अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में अस्थमा में, फिर ये फंगल, जहां पर भी फंगल के इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है। पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उसमें अच्छा काम करता है। पैरालिटिक कंप्लेंट्स है उसमें अच्छा काम करता है। उसके बाद में ये कार्डियोटॉनिक रहता है। इसके बाद में यह शुक्र धातु को बढ़ाता है। 1 मिनट बस रुकिए, 1 मिनट। नहीं, तो ये वृक्ष भी है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। इसके बाद में यह चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसमें अच्छा काम करता है। और ये खून को, अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको ये रोक देता है वंशलोचन। कहीं पर भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसको ये रोक देता है। इसी तरह से अर्जुन है। अर्जुन जो रहता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, ये जो अर्जुन रहता है ये क्या करता है कि कार्डियक टॉनिक रहता है और कार्डियक साइकिल्स को अच्छा करता है, कार्डियक एक्टिविटीज को अच्छा करता है। ये बहुत सारे बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। जो भी अर्जुन शीरपक आप लोग देते हैं, अर्जुनारिष्ट, पार्थाद्यरिष्ट देते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। ठीक है, तो अभी ना ये प्रभाकर भट्टी जो रहता है ये क्या करता है, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव रहता है, मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्रभाकर वटी को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये रुक्ष है, लघु है, बल्य है, मधुर है, तिक्त कषाय रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है, मधुर विपाकात्मक है, रसायन है, लेखनीय है, छेदनीय है, योगवाही है। तो ये क्या करते हैं कि अग्नि को अच्छा करता है, ये मूत्र प्रवृत्ति को अच्छा करता है। और ये नॉर्मल बीपी को ठीक कर देता है, मतलब बीपी को नॉर्मल कर देता है। अब्रक भस्म जो रहता है वह सबसे ज्यादा हृदय रोगों में अच्छा माना जाता है। और ये हृदय के मसल्स को ताकत देता है। अब्रक भस्म जो रहता है वो प्राणवायु स्रोतस को, जैसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले, उसको ताकत देता है। तो प्रभाकर वटी में डाला हुआ है। और इसमें लौह है, स्वर्ण माक्षिक है, तो यह ताकत देता है, खून बढ़ाता है। रक्त धातु अगर अच्छा मजबूत होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। इसी तरह से शिलाजित है, वो तो हृदय को और पूरे शरीर को ताकत देता है। वंशलोचन कार्डियोटॉनिक रहता है। अर्जुन जो रहता है वह जो हाइपर लिपिडीमिया जो रहता है उसको ठीक कर देता है। और कोरोनरी वाइसोडाइलेटेशन करता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है। और ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन की मात्रा जो हार्ट में जरूरी है वह देता है अर्जुन। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रभाकर वटी जो है वो हाइपरटेंशन में बहुत अच्छा काम करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज में, कार्डियक डिजीज में प्रभाकर वटी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं
तो अनम्यूट करिए और बोलिए आप लोग क्या कुछ है क्या। देखिए मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। कोई प्लीज कुछ बोलिए। आप लोगों ने प्रभाकर वटी यूज किया है क्या? तनिका मैम, माधुरी जी मैम, सर। वैशाली मैम। जी, आपने गुड किया है इवनिंग सर। प्रभाकर वटी? हाँ गुड जी इवनिंग सर सर। जी। हाँ, बोलो एक मैम आप पहले। एक हाँ एक जी कर। सर, कोई बात नहीं मैम, आप बोलिए, कोई बात नहीं। जी बोलिए बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, आपने यूज किया है प्रभाकर वटी? हाँ जी सर, प्रभाकर वटी मैंने यूज किया हुआ है सर। पर मैंने अकेला प्रभाकर वटी नहीं यूज किया है। पेशेंट वाज हाइपरटेंसिव, तो हम लोग पंजाब में थे, तो तब मैंने ये यूज की थी प्रभाकर वटी के साथ साथ मैंने अर्जुन शीरपाक और साथ में सर चंद्रप्रभा वटी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे है, मतलब अमृत के समान है सर। तो पेशेंट का उसको सिर्फ बीपी की शिकायत शुरू हुई थी, और साथ में मैंने क्या किया था, उसको पंचकार चूर्ण दिया था। और तब इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी सर, तो साथ में उसको अविपत्तिकर चूर्ण दिया था, दोनों चूर्ण देके। और उसको थोड़ा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था, मे बी उसका जो संप्राप्ति बनती थी वो गैस्ट्राइटिस के कारण थी, या उसका वैसे मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो इतना ज्यादा हाई था नहीं। तो ये तीन कॉम्बिनेशन दिए थे सर, विद इन 45 डेज उसका ये बीपी भी नॉर्मल था, और आज तक बढ़ा नहीं है सर। मेरा रिलेटिव ही है सर वो। जी जी। जी सर। और कितने टाइम तक आपने दिया था और सर कितना? मैंने उसको बोला था कि तू प्रभाकर वटी और ये अर्जुन शीरपाक तो तू सारी उम्र ही खा ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीच जी बीच में छोड़ के फिर बीच बीच में तू फिर स्टार्ट कर दिया कर। जी तो सर अभी वो मेरे टच में नहीं है, पूछूंगी वैसे। बट अभी ये है कि हाँ, उसका बीपी सर उसके बाद बढ़ा नहीं है, मतलब विद इन 40 डेज उसको कंट्रोल किया। उसने एक्सरसाइज भी की, योगा प्राणायाम और ये चीजें भी साथ में की थी। और मतलब फुल कॉम्बिनेशन मैंने उसको बताया था कि ऐसे करना है, डाइट में कंट्रोल करना है, और ये मेडिसिन साथ में खाते रहना है। जी और ये सर यस रिजल्ट आया था उसको सर। पर अकेला प्रभाकर वटी नहीं दिया था सर, चंद्रप्रभा वटी और अर्जुन शीरपाक दिया था साथ में, और साथ में मैंने मृदु विरेचन भी दिया था। यस। जी। ठीक है। और अच्छा, शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैंने प्रभाकर वटी यूज किया है, हस्बैंड के लिए यूज किया है। और बाहर में तो पेशेंट को कम ही चलाया है, तो अच्छे रिजल्ट हैं सर। तो जी हार्ट डिसीज का रहता है, तो उस हिसाब से चलाया था। जी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताने का है तो बताइए इस टॉपिक पे। प्रभाकर वटी किसी ने यूज किया है क्या? यस सर। हाँ जी बताइए। प्रभाकर वटी सर बहुत यूज किया है। जी एक तो सर हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में भी आती रही है पहले, अभी इस समय नहीं है। और सर वैसे भी यूज किया कंपनी में भी। रिजल्ट से बहुत अच्छे आते हैं, अर्जुन के साथ में, अर्जुन अरिष्ट के साथ में, कभी कभी नागार्जुनाब्रस के साथ में। जी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सर जी प्रभाकर वटी के। जी। ठीक है। सर आप बीपी कितना के डोज साथ में जो देती हैं? पेशेंट, सर कितना बीपी डोज के साथ डालती हैं? में कितना डोज देती हैं? सर 2 टैबलेट सर। जी और अगर पेशेंट सर ज्यादा बोलते हैं ना सर, बीपी बढ़ा होता है कभी कभी और घबराहट नहीं होती है। जी होता है ऐसा कि नहीं होती है, लेकिन जब पेशेंट घबराहट के साथ बहुत बताते हैं, घबराहट बहुत होती है, उसमें सर प्रभाकर वटी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। जी अब उसका क्या रीजन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन घबराहट में सर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा होने के बाद भी पेशेंट को बहुत पता नहीं चलता, वो केवल इतना बोलता है सर भारी है, सर में दर्द है, घबराहट तब भी नहीं बताता। तो जी ऐसे केस में बड़ा अच्छा काम करती है सर प्रभाकर वटी। जी। ठीक है। और किसी ने यूज किया है? किसी ने यूज किया है तो बताइए प्रभाकर वटी के बारे में किसी को, या कोई और केस के बारे में डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। बोलिए। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप बहुत दिनों के बाद आई हैं, आपका एमडी कंप्लीट हो गया है। आकांक्षा मैम कृपया अनम्यूट करिए अगर आप खाना नहीं खा रही हैं तो। सब लोग, नमस्ते सर, प्रणाम। हाँ सब लोग आकांक्षा मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, इनका एमडी संहिता कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। आप थैंक थोड़ा यू अपना एमडी के बारे में बताइए मैम, सबको कि आपका कैसा रहा सफर पढ़ाई का, एमडी का। सर। मेरा अच्छा रहा, मतलब एक्चुअली बहुत सालों बाद मैंने भी एडमिशन लिया था एमडी में। और पहले जब एडमिशन लिया था तब 1-2 साल मतलब लगा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैनेज, लेकिन चीज़ें होती गई, सारी चीज़ें मैनेज हो गई। कॉलेज में भी सबने सपोर्ट किया। और लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन में थोड़ा सा
बस थोड़ा सा लगता है क्योंकि इस टाइम में प्रैक्टिस भी अगर आप लोग कर रहे होते हैं तब प्रैक्टिस थोड़ा सा मतलब साइड में रख के फिर आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए सर फाइनली मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के मैनेज करके फाइनली हो गया था सर। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम से। मैम आपका टॉपिक क्या था, बता सकती हैं क्या? सर त्रिदोषों का वैज्ञानिक विश्लेषण था मेरा थीसिस का टॉपिक। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा मैम। तो आपने कहाँ से किया? मध्य प्रदेश से? जी सर, मेरा उज्जैन यूनिवर्सिटी थे। अच्छा, बहुत अच्छा मैम। जी थैंक यू सर। और आपने बीएमएस के कितने साल के गैप के बाद किया? सर मेरा करीबन 10 साल का, 11 12 13 14 15 16, हाँ सर 10 साल का ऑलमोस्ट हो गया होगा, 8 साल का, 8 साल का। 8 साल के बाद भी आपको करने का मन था, लेकिन बहुत हाँ अच्छा। सर करने का मन था क्योंकि हस्बैंड का भी था, तो था कि दोनों लोग कम से कम थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा टीचिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, जी। तो इस वजह से भी मैंने सोचा था कि मैं कर लूँ। जी। और आपके गुरु और हमारे गुरु सेम है, तो आप तो बिल्कुल इंटेलिजेंट सर। हैं ही। सर बस गुरु सदगुरु की कृपा रही तो फिर ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती जाएगी, जैसे आप इतना अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जा रहे हैं नवीन सर, और आपकी बहुत मेहनत है इसमें सर। जी। ठीक है मैम, अभी आप सुबह वाले सेशन में भी आया करिए अगर पॉसिबल हो तो, सात जी से सर सात बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर कि मैं सुबह सारी सेशन जैसे अटेंड करती थी वैसे अटेंड करूँ सर। और आप जो दवाइयाँ बनाती हैं वो भी बताते रहिएगा सबको। जी जी बिल्कुल सर, जो मेरा अपडेट होगा मतलब जो भी मैंने न्यू अभी आज बीच में भी बनाई होगी तो मैं पोस्ट कर दूंगी। जी मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ। और सिंह साहब कोई हैं जिन्होंने अनम्यूट किया है? डॉक्टर जगदेव सिंह जी, आपने अनम्यूट किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट किया है लेकिन बोल नहीं रहे। ठीक है, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। केस डिस्कस करती हूँ सर, अभी हाँ। रिसेंटली बड़ा अच्छा केस था। हाँ, बताइए मैम। फीमेल पेशेंट थी सर, करीबन 35 ईयर्स उसकी एज थी, जी। और सेकेंडरी अमेनोरिया था उसको। जी। और मतलब उसको फर्स्ट किड उसका 6 ईयर्स का था, और उसके बाद फिर अभी उसकी कंप्लेंट थी कि उसको लास्ट 8 मंथ से उसको पीरियड्स नहीं आए थे, और जी। उससे पहले भी उसको करीबन 5 years to 6 years से वो सिर्फ हार्मोनल थेरेपी पे ही थी, और जब वो हार्मोनल थेरेपी लेती थी तभी उसके पीरियड्स आते थे। जी। उसके बाद उसको ये लगा कि नहीं अब मुझको नॉर्मल तरीके से ही लाने हैं, क्योंकि उसके बीच में आईवीएफ की भी ट्रीटमेंट चली थी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उस बीच में बहुत सारे हार्मोनल थेरेपी, इंजेक्शन, एचसीजी वगैरह उसको बहुत कंटिन्यू हुए थे। जी। तो एट प्रेजेंट पेशेंट का यही था कि नॉर्मली उसके पीरियड्स कैसे भी आ जाए विदाउट एलोपैथिक मेडिकेशन। तो जी। सर उस पेशेंट में मैंने करीबन 30 to 40 डेज मैंने उसको मेडिकेशन स्टार्ट की थी पहले, क्योंकि जी। पेशेंट बाहर की थी, मेरे पास नहीं थी, ऑनलाइन पेशेंट थी वो। तो 35 डेज करीबन 40 डेज मैंने उसको पहले स्टार्टिंग किया, दीपन पाचन से स्टार्ट किया। उसकी पास हिस्ट्री में पेशेंट को पित्त से रिलेटेड काफ़ी तकलीफें रही हैं, लो बीपी से रिलेटेड, और उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी। जी। और इसी को लेके उसको हिस्ट्री में देखते हुए पहले दीपन पाचन करते हुए उसको 30 डेज के बाद फिर मैंने मतलब फिर उसको स्पॉटिंग हुई, सिर्फ 1 डेज की, सिर्फ 1 डे रही वो स्पॉटिंग, बहुत कम थी बट फ्लो अच्छा नहीं था उसका। फिर जी। उसके बाद फिर मुझे लास्टली मैंने सोचा इसको पंचकर्म पे थोड़ा कैसे भी शिफ्ट करे, तो मैंने 7 डेज का उसको शुक्रानिल विबंदेशु की बस्ती दी थी बस, और विद इन 7 डेज उसका बहुत अच्छा फ्लो आ गया, और पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। और इसके बाद अभी जस्ट सेकेंड साइकिल के लिए मैं रेगुलर के लिए अभी उसको फिर से मेडिकेशन पे रखा है उसको मैंने। जी। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, और पेशेंट बहुत खुश थी क्योंकि उसको अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली इस तरीके का पीरियड उसको 5-6 साल बाद आया था। जी। मैम आपने किस चीज की बस्ती दी उन्हें? ये आप अष्टांग हृदय में उत्तर तंत्र में जब जाएंगी आप, तब आपको शारीर स्थान नहीं, शारीर स्थान में आपको एक बस्ती आती है, उसमें आपको शतावादी बस्ती और उसी के साथ गोमूत्र का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे सर ने पहले भी हमको बताया है। और सर ने पहले भी हमको एक बार इसका रेफरेंस और दिया था, सर ने भी अपना एक केस डिस्कस किया था जिसमें सर ने मदन फल की बस्ती का बहुत अच्छा रोल दिया था उसमें। तो वैसे ही मदन फल का इसमें भी रोल है,
और मदन फल इसमें बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले करके, और साथ में गोमूत्र जो होता है वो क्षारण का काम बहुत अच्छे से करता है, और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है उससे, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, बहुत अच्छा। जी, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर वस्ती में जो गोमूत्र हम यूज अभी करेंगे मेरा वो ये क्या अर्क क्वेश्चन यूज करेंगे या प्योर गोमूत्र यूज करेंगे सर? दोनों दोनों। मैम दोनों आप ही दोनों अर्क? यूज कर सकती हैं। अर्क किस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, तो आप जब उसको लेंगी तो आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए, ठीक है। जी और गोमूत्र का जब भी यूज करेंगी तो फिर आप उसको एकदम फाइन तरीके से छान के, जैसे 9 एकदम कॉटन के 2 3 5 6 लेयर्स से छान के उसको अच्छी तरीके से यूज करो। अर्क थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो उसको अगर जैसे 50 ml अगर आपने अर्क लिया है तो आप उसको जी, करीबन 100 ml पानी में डिजोल्व करके दे सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो तीक्ष्ण होता है। ओके, थैंक यू। मैम ये निरू बस्ती का प्रकार है ना, एक शतावरी जो बस्ती है, जी इसमें तेल से आप पहले मात्रा या अनुवासन बस्ती दे रहे हाँ, होंगे, 2 फिर तरीके के रहते हैं। इसमें एक कल्क फॉर्म और होता है इसमें। इसमें पाठा, और इसमें इंद्रियव और मदन फल, और ऐसे 1 2 कॉम्बिनेशन और है, जिसका कल्क आप फॉर्म अलग बनाते हैं। कुटज भी रहता है इसमें, और साथ में आपका फिर ये जो काढ़े का फॉर्म होता है वो अलग बनता है। तो काढ़ा बनाने के बाद फिर आपका गोमूत्र का, उसके बाद फिर इसमें कल्क ऐड किया जाता है, उसके बाद फिर उसको निरूह की तरह दे दिया जाता है। जी। और और एक और पेशेंट थी सर, एक उदावत की पेशेंट थी। उस पेशेंट की तो बहुत वियर्ड सी कंप्लेंट थी। एक्चुअली पेशेंट मेरे हस्बैंड के पास आई थी। उसको मतलब अर्श था, तो फिशर से ज्यादा तकलीफ थी उसको। उसने ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, बट पेशेंट की कांस्टेंट कंप्लेंट ये रह रही थी कि आफ्टर एवरीथिंग स्टिल उसको पेन परसिस्ट कर रहा है, पेन परसिस्ट कर रहा है। तो पेशेंट पेन जो बता रही थी वो उसका जा ही नहीं रहा था, ऑल्दो उसका डायलिटेशन किया गया, सब कुछ करके उसको सब तरीके से किया। बट फिर जब वो पेशेंट मेरे पास शिफ्ट हुई है तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेके जब मैंने उसको ट्रीट किया है, तो उसमें पेशेंट में गृहिणी और उदावत के ये लक्षण बहुत मिल रहे थे साथ में। और क्योंकि वो टीचर रही है तो उसमें वेग विधारण की हिस्ट्री बहुत ज्यादा मिल रही थी। और दूसरी चीज, गृहिणी के सिम्टम्स उसके करीबन 3 4 साल से ये चीजें चल रही थी। तो जिसकी तरह से इसके ऊपर अगर डायरेक्ट हमने काम किया, वेग विधारण रोका, गृहिणी के ऊपर काम किया, और उदावत के चरक से मैंने कुछ 2 3 योग बना के दिए, तो पेशेंट को विद इन 15 डेज उसको 90% उस शूल में जो वो कंटिन्यूअसली बता रही थी, आफ्टर डायलिटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फिशर, उसके बाद उसको 90% उसको 15 डेज में ही आराम मिल गया। और अभी वो फिलहाल मेडिकेशन पे है और पहले से काफी आराम है उसको। जी, जी बहुत सर, अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम सर, बताइए। सर परसों हमने एक पेशेंट प्रेजेंट किया था सर, उसमें उसके बारे में पूछना था, तो उनको एंजाइटी, चेस्ट पेन, तो सर उसमें ट्रीटमेंट अब। किसी ने केस टेकिंग किया था इनके पेशेंट जी का? जी। शशि मैम, आपने केस टेकिंग किया था? शशि मैम खाना खा रही हैं? हाँ जी सर, जो पेशेंट थे ना, हाँ डायबिटीज का, साथ में उनको पेन हो रहा था, और उनकी हिस्ट्री वही थी, हाँ मतलब अल्कोहल की थी और स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, और हाँ ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थे, एमआर थे वो, हाँ। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा था उनका। और उनको जो पेन हो रहा था तो उस टाइम ही लग रहा था थोड़ा सा कार्डियक इशू टाइप का पेन था जी एक्चुअल में, क्योंकि जो उनका पेन था वो रेडिएट हो रहा था शोल्डर वगैरह की तरफ भी। जी। जी सर। तो आपने क्या डिसाइड किया, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? सर इनके केस में तो जैसे डाइजेशन का भी थोड़ा बहुत इशू था, तो मेन ये है कि इनके जैसे हिंगवास्टक चलाएं अपान वायु का, क्योंकि मूत्र वगैरह का जो बेग था उसका धारण भी था, जैसे डॉक्टर्स वगैरह के सामने मार जाते हैं तो बेग धारण की भी हिस्ट्री थी। और इनके केस में 10 मूल काढ़े की बस्ती और धनवंतर तेल की बस्ती देते हैं तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और दीपन पाचन और लोमन के लिए हिंगवास्टक चला दें इनके लिए। और रात में जो इनको देना है, त्रिफला भी दे सकते हैं, घृत के मतलब थोड़ा सा नहीं रहना चाहिए, जैसे रात में खिचड़ी वगैरह खा करके उसमें घी अच्छे से डाल कर, तो त्रिफला दे। हरित की भी दी जा सकती है इनके केस में।
हरित की चूर्ण घृत वाली जो है, घृत भ्रष्ट हरित की, वो बढ़िया काम करेगी। तो दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद में बस्ती वगैरह दें। और अभी जैसे आपने बताया था कि हाँ, पेशेंट का डायबिटीज भी है एक्चुअल में, तो शुगर शायद उनकी कंट्रोल के आसपास ही है, मोस्ट वाली ज्यादा नहीं है, 3 साल पहले वो चीज हुई है। तो निशा, शशि मैम आपका आवाज गया। और किसी ने केस सुना था तो बता सकते हैं। शशि मैम का आवाज चला गया। बरबटी या हृदयारोहण रस या बृहत्वा चिंतामणि रस, जिस हिसाब से उनके डॉक्टर साहब समझे, उनको अच्छा लगे चलाए। क्योंकि बृहत्वा चिंतामणि रस के साथ एक बहुत अच्छा ये है कि वो एज ए कार्डियक टॉनिक और एज ए नर्वाइन टॉनिक दोनों काम करता है, तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और फर्दर हर 15 दिन पर कुछ कुछ बदल सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो सर आप करिए चंद्रशेखर जी, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट है। जी ओके सर। ओके, थैंक यू। और कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछिए, बताइए। किसी को पूछना है? वीना मैम, तकदीर सिंह जी, कोई केस बताना है, पूछना है, बताइए। श्रीनिवास जी, प्रीति मैम, अंजना मैम भी हैं। अंजना मैम से किसी को क्वेश्चन पूछना है गायनेक रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए। वैशाली मैम, माधुरी मैम। माधुरी मैम, आपका तबीयत कैसा है आज? बोलते नहीं है लोग। जो सर लोग एक्चुअली कभी ऐसा होता है ना कि बोलना चाहते हैं लेकिन सर अनम्यूट नहीं होता है। सर आज तो मेरा बाई चांस हो गया है, तो सर ये मुझे लगता है अभी आप मुझे बताइए कि कई मैंने लोगों के जूम साथ में होती होगी प्रॉब्लम। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। सर आपने दिया है लेकिन सर कभी नेट इश्यू की वजह से नहीं हो पाता है। इसमें क्या फिर आप भी ऐसे दंगा फसाद करेंगी कि नहीं हो रहा है, जानबूझ नहीं के नहीं नहीं किया सर, जा रहा है? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सर, कोई भी नहीं करता सर, कभी ऐसा हो जाता है, जानबूझ के नहीं कोई कर रहा है। ठीक है, ये डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए सर। सर एक्चुअली मुझे वो पेम्फिलस वल्गैरिस के बारे में पूछना था सर, अगर किसी का कोई अनुभव हो तो प्लीज थोड़ा सा मुझे बताएं सर, मैंने किसी को उस कुछ दिन। बोलना है तो बोलिए, ऐसे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। मैं आज ही आया हूँ राजकोट से, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं उसको तैयार करके आपको बताऊंगा। मैंने ठीक है पेशेंट सर, देखे। ठीक है। मैं आप ग्रुप में लिख दीजिए तो याद रहेगा। ग्रुप में जी लिख। सर, जी सर, जी। ठीक है सर, थैंक। ओके थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर जी सर अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी। जी उनका बहुत यहाँ पे सर पास में चित्रकूट पड़ता है। जी तो चित्रकूट में उन्होंने वो परिक्रमा होती है सर यहाँ पे कामतानाथ जी की, वो जी परिक्रमा करी है। उसके बाद से उनको ये एड़ी में बहुत सर पेन होता है। जी तो उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाया, तो उन्होंने कैल्केनियम स्पर बताया है। जी तो मैंने उनको सर थोड़ा सा आम पाचन औषधियाँ, दीपन पाचन सर औषधियाँ भी दी। जी और फिर भी सर उनका मतलब उससे नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको थोड़ा सा सर वो जो गुड़ से हम लोग अग्नि करते हैं ना, अग्निकर्म, जी। वो सर कराया। तो उनको जैसे एक सिटिंग में गुड़ से वो अग्निकर्म किया तो पेन तो रिलीफ हो गया। सर जी। इसमें हम और क्या मतलब ऐड कर सकते हैं मेडिसिन में, या ये अग्निकर्म हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? ये सर इसके बारे में कुछ जानकारी अभी बताइए सर। बिना देखे मैं कैसे बताऊं? आपके दिमाग में पेशेंट है, आप मुझे ऐसे जी बता जी। रहे हैं कि आप बताओ। तो मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ कि आपके दिमाग पढ़ के बताऊं। नहीं नहीं सर, मैं ये जानना चाह रही थी सर कि ये अग्निकर्म जो है, मुझे सर बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन सर ये गुड़ से अग्निकर्म का मैंने सर देखा था अपने कॉलेज में एक बार। तो मैंने उसको करने को बोला तो उन्होंने खुद ही किया था अग्निकर्म सर। चिकित्सा 7-7 दिन में हम लोग करते हैं, अलग अलग चीज में। तो जी। अभी लेकिन पेशेंट का कंडीशन मुझे नहीं पता है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। 7 दिन सर में भी करते हैं, 15 दिन में भी करते हैं, महीने में भी करते 25 ईयर्स की है सर पेशेंट। हैं। जी। और तो हाँ। पेशेंट का कंडीशन एक बार करने के बाद क्या होता है? उसमें रेडनेस आती है, ज्यादा बर्न हो जा रहा है, क्या हो रहा है, मैं अभी कैसे बता दूं फिक्स? वो जी आपको करना सर। पड़ेगा डिसाइड। ओके सर। और ये किसी जगदेव जी ने ये जो लाइन किया है, ये जो इसमें, ये ऐसी गलती हम ना करिए, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और जो कर रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। ऐसे कृपया मत करिए। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसे मत करिए, इससे डिस्टरबेंस होता है।
ठीक है सर प्लीज एक तो मैम। जी कैल्केनियम स्पर वाला भी जो केस बता रहे थे, जी तो सर इसमें एक पेशेंट मेरे पास भी आई थी, तो सर उनको मैंने ये प्रवाल पिष्टी मतलब कैल्शियम के ही सोर्स दिए। जैसे बॉडी में कैल्शियम कम होता है उसकी वजह से ये बोन्स में जो है डीजनरेशन होता है, टूट जाती हैं, उसके बाद जब बॉडी बनाती है तो प्रॉपर नहीं बन करके स्पर फॉर्म में अगर बन जाता है, तो जी उस कंडीशन के लिए सर उसको कैल्शियम का अगर सपोर्ट देंगे हम, तो सर उसमें रिलीफ मिलता है। जी सर जैसे अस्थि पोषक है तो वो यहाँ पे बहुत चलती है, तो सर मैंने उनको सिंपल अस्थि पोषक, उसके बाद सर फीमेल थी वो 48-50 ईयर की, तो सर उसमें थोड़ा सा शतावरी और उसी में प्रवाल पंचामृत गोदंती ये सब मिला के दिया था सर, उनको अभी तक आराम है, 1.5 साल हो गए हैं, तो जी ये शुरू कर सकते हैं। जी मैम कितने टाइम तक आपने किया था वो ट्रीटमेंट का ये टाइम? उन्होंने मेरे ख्याल में 1 महीना लिया होगा, बाकी डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम हुई नहीं तो उन्होंने दोबारा स्टार्ट नहीं करा, लेकिन आराम रहा 1 महीने के ट्रीटमेंट में। ओके ओके। मैंने मैम अस्थि पोषक मैंने भी दिया है, और उनको कुकुटांड त्वक भस्म एंड गिलोय सर मैम दिया था। थोड़ा सा वो पाचन वो इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको ठीक करे ये सोच करके। और अश्वगंधा भी दिया है उनको मैंने। अभी तो 15 डेज नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत पेन था तो फिर वो अग्निकर्म के लिए मैंने बोला। अभी देखते हैं। मैम गुड़ से कैसे अग्निकर्म किया आपने? मैम गुड़ को पिघला करके, वो जब गरम गरम होता है, उसको बिल्कुल जो जो मोटा वाला पार्ट नहीं होता है एड़ी में, जहाँ पर थिक होती है स्किन, वहां पर लगवा दिया। तो थोड़ा सा वो जलता है वहां पर, लेकिन पेन उसका रिलीफ मिल गया। मैं 2 पेशेंट में कर चुकी हूँ ऐसे, तो रिलीफ मिल जाता है ओके मैम, इससे। थैंक यू। जी सर ठीक है। प्रणाम सर। हाँ जी। सर एक चीज पूछनी थी सर, ये जो वॉर्ड्स हो जाते हैं बच्चों में, तो उसके लिए क्या यूज कर माँ से सकते हैं? दृष्टि, माँ से दृष्टि देखना चाहिए उसमें। सर आप एक्चुअली मेरे ही अभी बच्चे के, मेरे ही बेटे के हुए हैं तो। आप केला और दूध देती हैं क्या खाने को? नहीं सर। ऐसे ही कुछ मिक्स फ्रूट सैलेड या कुछ तो दे रही होंगी, उसकी वजह से हो रहा होगा। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप बेटी है एक बार मेरी तो केस उसको टेकिंग मैंने करके ऐसा मेरे कुछ को बताया बताइए, नहीं। फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि उसके खाने पीने का तो मैं ही देखती हूँ, तो ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा विरुद्ध आहार या वैसे, काफी अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ। नहीं, बिना अब ये कि बच्चे कारण को के थोड़ा सा। कार्य नहीं होता, इसको याद रखिए। हाँ, तो सर मैं इसके इसको अभी पहले असत नहीं होम्योपैथी था, दे रही और थी। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। आप केस टेकिंग करिए तो पता चल जाएगा। सर ठीक है, एक बार करिए, फिर मैं बता पाऊंगा आपको अच्छे से हेतु के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। संजय जी, आपने कोई संजय फोन आईफोन, इन्होंने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक केस डिस्कस करना था, अगर आप लोग कोई जवाब दे पाए उसमें से। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं अ, सर? अपने बारे में बताइए। मैं ठाणे से बोल रहा हूँ मैं। जी तो पारंपरिक चिकित्सक हूँ मैं, कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है मेरे पास, जी बट अच्छा ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो जो केस आया था सर, उसकी एज 38 ईयर है, जी 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है, 42 kg वजन है, जी और इनका पेशा बैंकर का है, बैंक में मैनेजर है ये। जी अब पिछले 1 साल में इनका 14 किलो वजन घटा है। जी दूसरा, उनका बड़ी आंत में है ना, तो छोटे छोटे छाले हैं, मतलब दाने हैं, जो उसकी इनकी रिपोर्ट में आया है। जी और इनको जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो उनका अनुलोमन नहीं होता है, तो उनको क्या है कि गुदा द्वार खोलने के लिए उंगली डालनी पड़ती है, तभी उनका गुदा द्वार खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता है। जी तभी उनका मल थोड़ा सा पास होता है, तो अध पका ही मल रहता है उसमें, जी और ज्यादातर टाइम गैस और मिस्कस निकलता है उसमें। जी और जो मैंने इनकी संप्राप्ति देखी थी, तो वो ये था कि 5-6 साल से क्या सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीते थे बगैर प्यास के। जी तो अब पिछले 6 महीने से इन्होंने वो घटा के 2 गिलास कर दिया है, बगैर प्यास के तब भी पानी पीते हैं वो। जी और दिन में 5-6 बार इनको शौच जाना पड़ता है। जी और उसके अलावा नाश्ते में, जैसे बाहर रहते तो अकेले हैं, अनमैरिड हैं, तो जी नाश्ते में जैसे पोहा है, पुलाव है, इडली लेते हैं, तो कोई विशेष भूख नहीं होती है इनको। जी और उसके आधे घंटे बाद ये फिर आधा गिलास पानी पी लेते हैं, जी और 10 बजे फिर 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं।
प्यास नहीं होती है, पानी पी लेते हैं। तो इनको ऐसा गलत फहमी है कि ज्यादा पानी पियेंगे तो शायद इनकी आंतें वांतें साफ रहेंगी। जो जी आज टिपिकली बोलते हैं ना कि 3 लीटर पानी पियो, 2 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, वैसा ये भी कर रहे थे अभी तक। जी लंच में ये केवल फल लेते हैं। लंच में भी अगेन भूख नहीं होती है, बट शरीर चलाना तो इसलिए फल ले लेते हैं ऐसा मान के। जी और रात में थोड़ी खिचड़ी ले लेते हैं। तो ये था इनका केस पूरा। तो जब मेरे पास आए थे लगभग 15 दिन पहले, जी तो मैंने पहले बेसिक दीपन पाचन से चालू किया था और उनका अनुलोमन के लिए भी चालू किया था। तो 10 मोलर दिया था इनको। तो जी खाने से 1 घंटा पहले 15 ml चालू किया था। फिर चित्रकादि वटी 1-1 गोली पहले चालू किया था कि जी बल अगर शरीर में होगा तो फिर बाद में 2-2 इसको कर देंगे बढ़ा के। जी और अष्ट चूर्ण खाने के साथ में अभ्यरिष्ट खाने से 1 घंटा बाद। जी और रात को गंधर्व वस्त्र आदि तेल जी ये 1 चम्मच चालू किया था। जी इनको दूध पचता नहीं है तो इसलिए दूध इनको रिकमेंड नहीं किया था पहले। जी तो इनके शरीर में बल तो आने लगे हैं, इनको थोड़ा भूख भी लगने लगी है, तो इनको एनर्जी लेवल बेटर लग रहा है। जी अब इनका अनुलोमन जो है ना, वो उनका चैलेंज अभी भी बना हुआ है। अब 2 दिन से जैसे इनका अनुलोमन नहीं हुआ है, तो जी गंधर्व वस्त्रमादि तेल 1 चम्मच ले रहे थे। तो जी ऐसे केस में सर इनका अनुलोमन बेटर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे अपने पास? जी मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे जी आपसे कुछ जानकारी चाहिए, बस जानकारी। इसको जी जी। अन्यथा न ले, गलत न ले। नहीं 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 नहीं, बताइए कि ना। भारत में आयुर्वेद तो परंपरा से ही आया है। हाँ जी। जो धन्वंतरी भगवान थे उनके पास ऐसा कोई वो नहीं था कि कोई काउंसिल था जो काउंसिल डिग्री देता था। उस जी जी। जो संप्रदाय थे, आत्रेय संप्रदाय, बस ये हाँ जी। जानना है कि जब हमारा काउंसिल है, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, या फिर ये एनसीआईएसएम है, तो पारंपरिक जो चिकित्सक आप लोग हैं, तो आप लोगों के लिए कोई काउंसिल ने वो नहीं दिया है कि लाइसेंस या कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन? नहीं सर, मैं देखिए, मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं ना, तो मेरा ये प्रोफेशन मतलब इट्स नॉट अर्निंग सोर्स फॉर मी। मैं सेवा के लिए सिर्फ करता हूँ मैं। तो मेरे अपने 2-3 बिजनेस हैं विच आर डूइंग वेरी वेल। तो वो ये ठीक है। उस तरीके से वो कर रहा हूँ मैं। हाँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तो गलत कर रहे हैं। मैं बस ये नहीं, जानना मैं चाहता उनको लाइसेंस ऐसा नहीं है कहीं पे कोई उस तरह का फिलहाल तो कुछ मुझे स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया कि ऐसा कुछ है। नहीं तो फिर ये एक मतलब मेरे ज्ञान के हिसाब जी। से ये गैर कानूनी है। अगर डॉक्टर का गैर डिग्री, कानूनी है अगर मैं उसके लिए कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ या मैं उनको ऑफिशियली उस तरीके से रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई लिखित में कोई दे रहा हूँ उसको, उस तरीके से गैर कानूनी। परंपरागत तरीके से जैसे हम करते हैं, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि गैर कानूनी है। बाकी आप बेहतर आपको जानते नहीं होंगे इस लगता बारे है, में। लेकिन सरकार तो जी इसको गैर कानूनी बोलती है ना। जी। सरकार जो है, ये गैर हम्म। कानूनी काम रहता है किसी को ट्रीटमेंट करना, क्योंकि परंपरागत ज्ञान अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप ज्ञान लेने आ सकते हैं, लेकिन आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा है, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है, पैथोलॉजी नहीं हम्म। पढ़ा है, जो ठीक है। जरूरी है। हमारे फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। बीएमएस में एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, मसल्स क्या है, हम्म। बोन्स क्या है, आर्टरीज, वेन्स, ये पढ़ाया जाता है। और उसके ज्ञान के बिना आप कोई दवाई चित्रकादिवटी 10 मोलरिश दे रहे हैं, तो ये चीज गैर कानूनी है सर। ये मुझे मालूम है कि ना, इस पे एक ऐसे मुहिम चलती है सब जगह। जो डॉक्टर लाइसेंस नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उन पे कार्रवाई होती है, ऐसा पेपर बट में सर हो। यहाँ पे देखिए सर, दो डिफरेंस है यहाँ पे। एक तो मैं कोई क्लिनिक खोल के नहीं बैठा हूँ, मैं कोई ऑफिशियली काम नहीं कर रहा हूँ, कोई बोर्ड लगा के नहीं मैं बैठा हूँ यहाँ पे। जैसे हम अपने घरों में अपने परिवार के मेंबरों को, दोस्तों को दे देते हैं सलाह, उस तरीके से प्योरली प्योरली वैसे चल रहा है। कोई सिंगल पैसा मैं चार्ज नहीं कर रहा, ना मैं कोई दवाई बेच रहा। आप फ्री में भी नहीं दे सकते हैं, ये गैर कानूनी होता है। अगर मेरे घर में मेरा भाई इंजीनियर है, उसको सारा हम्म। नॉलेज है, चरक सुश्रुत हम्म। वाग्भट मेरे घर में है, तो मेरा भाई अगर दवाई देता है, उसको नॉलेज भी है, तो वो गैर कानूनी होता है। ठीक है। ठीक है, मैं ये ट्रीटमेंट बता देता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा चीज बंद कर दीजिए सर, क्योंकि ठीक है आपको जी। अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं, ठीक बात ट्रीटमेंट है। देना, नॉलेज लेना अलग बात है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इंजीनियर लोग, जो आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन दवाइयाँ देना, जो लोगों को लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो देना गलत होता है। जो गलत है वो गलत है ना सर। अगर मेरे को तो वकील की ऐसा डिग्री कोई नहीं, डिग्री है, ऐसा कुछ है कि जो मैं कर सकता हूँ? वो आपको ऑनलाइन पता लगाना पड़ेगा, एनसीआईएसएम के उसमें जाना पड़ेगा। मुझे जितना जानकारी है कि बीएमएस वालों को ही मिलता है रजिस्ट्रेशन, ऐसे कोई हम्म। डिप्लोमा ऐसे नहीं होता आयुर्वेद में, डिग्री सर ही। अब तो ये भी मुश्किल हो गया है ना सर, तो एग्जिट टेस्ट हो गया है ना सर, आपने देखा होगा। हाँ, आप वो जो नीट भी, के थ्रू है ना मैडम अब तो। नहीं नीट के थ्रू नहीं, नीट के थ्रू तो आप एडमिशन लेंगे ही लेंगे।
नीट जी के थ्रू आप एडमिशन जब लेंगे, बीएमएस का कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा दैट यू आर कैपेबल फॉर प्रैक्टिस और नॉट। और उसके ओके बाद जब आप 50% मार्क्स उस एग्जाम में लाएंगे, देन ओनली यू कैन गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट। तो ये अभी ओके। नया रूल आया है, अभी हार्डली और ना 15 डेज हुए एमडी हैं। वालों के लिए मैम भी ये है, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी ना, अभी एप्लीकेबल हो गया है 24 से वो। हो गया है, इस साल से हो गया है अब मैम। कोई भी इसमें ऐसा कोई भी बीएमएस नहीं है, कोई भी एमडी नहीं होगा जो बिना एग्जाम के ये किसी कॉलेज में पढ़ा सके, कहीं पे भी पढ़ा सकते। यू हैव टू गिव दैट एंट्रेंस टेस्ट। अगर कोई एमडी क्लियर करता है उसके बाद आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, और उस एग्जाम में आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यू कांट, आप किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर किसी ने बीएमएस किया है, अगर वो एग्जिट टेस्ट में पास नहीं होता है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हाँ अब ये, दिन पर दिन चीजें स्ट्रॉन्ग बहुत ये और अब एक और मतलब हो गया है कि जो बीएमएस लोग फेल होते हैं उनका भी एक लिमिट बना दिया है कि ज्यादा दिन तक फेल भी नहीं हो सकते। हाँ, उसमें भी लिमिटेशन कर दी है कि वो एंट्रेंस भी आप 5 बार देंगे, ऐसे करके मतलब उन्होंने लिमिटेशन भी बनाई है। एंट्रेंस तो है ही, बीएमएस में आने के बाद लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आते हैं एटी केटी, बिल्कुल उसका बिल्कुल भी जी सर, लिमिटेशन हाँ। बना। और एक और बना दिया है, अभी तो मैंने आज पढ़ा कि जो टीचिंग के लिए जाते हैं ना, जैसे आकांक्षा मैम है अभी, इनको टीचर कोड जनरेट नहीं हुआ है, ये टीचिंग करेंगी, तो इनको भी एक एग्जाम देना पड़ेगा तभी टीचर बन सकते हैं कॉलेज में। एक ये नहीं, नया रूल आ सर रहा है। वो दैट इज एप्लीकेबल। जो ये हुआ है वो 24 के बाद की सेशन, 24 की सेशन के लिए हुआ है। मेरा पास आउट 23 का है, तो मुझे अच्छा टीचर फिर कोड ठीक है, जनरेट हो गया है। आपको हो गया है, लेकिन जो लोग अब अब, जो लोग पास करेंगे, मतलब चाहे वो फरवरी में करें, मार्च में, अप्रैल में, तब ये हो सकता है 99.9% ये हो जाए कि आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। हाँ अब इतना मुश्किल हो गया है सब प्रैक्टिस करना, टीचर बनना, तो सर सर दूसरा क्या ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि मैं जैसे ये दवाइयाँ नहीं देके, जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो नहीं हो, हम सिर्फ जो आयुर्वेदिक हमारी औषधि सर होती है, सिंगल क्यों औषधि जो होती है। क्यों देना है, देना ही नहीं क्यों नहीं, है? वैसे पूछ रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक ये लीगल है, ये कहाँ तक नहीं है। ये सब इलीगल है, दुकान वाले भी नहीं देना चाहिए, दुकान भी अगर नहीं, दुकान जैसे पे जैसे मैं बात करूँ, गिलोय है, कुटकी है, उस तरह की जो इंडिपेंडेंट जो औषधि है, उस तरह की। देखिए क्या है ना, आयुर्वेद में चरक संहिता में ऐसे लोगों को तस्कर बोला गया है और छद्मचर वैद्य बोला गया है। उस जमाने में भी लोग थे, तो आप ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है? अगर मैं ठीक है पुलिस नहीं हूँ, ठीक है। मैं आईएएस समझा ऑफिसर समझा। नहीं हूँ, और मैं आईएएस हम्म। बन के और जाऊँ, पुलिस बन के जाऊँ, आईपीएस बन के, और वैसा वर्दी पहन के जाऊँ और बोलूंगा मैं आईपीएस हूँ, तो ऐसे नहीं, ये गलत है। गलत है तो गलत है। मैं सर आपको ये के तस्कर लिए या बता, छदमचोर जो आप बोल रहे हो ना, वो किस तरीके से होगा? अगर कोई उसका लाभ उठाने के लिए इस तरह की चीज कर रहा है, वैसा है ये। अच्छा तो आप ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? आप हमारे पास भेजिए ना वो पेशेंट को, आप ही क्यों दे रहे हैं? जो लोग लाइसेंस होल्डर हैं उनको दीजिए ना, आप क्यों दे रहे हैं? उसमें या तो आपको खुशी मिलती है, या फिर आपको ये होता है कि इनको दवाई मालूम है, कुछ ना कुछ तो है ना लाभ उसमें। सर चिकित्सा सेवा करने करने से तो हमें खुशी चार मिलेगी ना सर। तो सर वही वो चिकित्सा करने खुशी नहीं मिलनी चाहिए ना। हमें चार चार ध्येय होते हैं सर हमारे, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमें मैं ऐसे ही देता हूँ, मतलब मैं फीस नहीं लेता या मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं अपनी खुशी के लिए देता हूँ। बट इट मीन नहीं हुआ कि इनकी लालसा है कि हाँ मेरी प्रसिद्धि हो, पर वो भी इलीगल है। क्योंकि आप हमारी जो हमारा रूल्स हैं इसके मेडिकल मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल के, तो आप उनको वायलेट कर रहे हो। क्योंकि आपके पास ना डिग्री है प्रॉपर, ना कोई मैं तो लाइसेंस है, ना आपसे कोई एग्री कर रहा रजिस्ट्रेशन हूँ है। सर, मैं तो इसलिए ये आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसलिए अरविंद पाठक जी ठीक बता रहे थे मेरे को, तो उन्होंने सर चालू वहीं से किया मुझे कि ना, आप इस चीज का बुरा सर मत मानना, वो बिल्कुल मैं ठीक कह रहे हैं। मैं मुझे इसमें पीएचडी कोई डॉक्टर, ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। सर देखिए मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, एमडी के बाद पीएचडी किया हुआ हूँ, और मुझे इतना खुशी होता है कि मैं हार्ट सर्जरी कर सकूं, तो मैं जाके हार्ट सर्जरी करके ठीक भी कर दूंगा। एक बार ऐसे ही चेन्नई में एक डॉक्टर थे, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने अपने बच्चे को सिखा दिया डिलीवरी करना, और पेपर में आ गया कि अरे मेरे बच्चा अभी 10 साल का है और उसने 5,000 डिलीवरी कर दिया। वो इतना खुशी होता था, हम पैसे नहीं चार्ज करते, बच्चा डिलीवरी कर रहा है, उनका 10 साल का बेटा ने 5,000 डिलीवरी किया। तो फिर वो जेल में गए, पूरा फैमिली जेल में गया। तो ये चीज आप पे कभी ऐसा हम नहीं चाहते हैं, आपको हम रक्षा कर रहे हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। ये थैंक्स फॉर द खुशी भी एडवाइस, जो बिल्कुल है ठीक कह ये रहे हैं गैर कानूनी खुशी है। हम। एग्री एग्री, आपसे एग्री। ठीक है, आप हमारे पास भेजिए ना, हम आपके साथ हैं ना, आप हमारे पास भेजिए। आप आयुर्वेद पढ़िए, लेकिन आप दवाई मत दीजिए, मुझे ये कहना है, दवाई देना ठीक है, गलत है। एग्री एग्री। ठीक है सर, थैंक यू सर। और थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए, बताइए।
अभी हमारे यहाँ आदित्य सर हैं, आदित्य सर शिवहरे सर MBBS MD डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, तो उनको भी अलाउड नहीं है सर। वो एक MBBS MD डॉक्टर, आयुर्वेद देना गैर कानूनी है उनके लिए। गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी है, अगर वो करेंगे तो वो उनपे कभी केस हुआ जेल जाएंगे वो। जो गलत है वो गलत है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। शैलजा आनंद मैम, तकदीर सिंह जी, किसी को कुछ पूछना है? प्रशांत भट्ट जी। हेलो नमस्कार सर। हाँ सर जी बोलिए सर, साहब जी नमस्ते। सर एक पहले केस आया सर, इनफर्टिलिटी केस है एक, और उसकी जो बच्ची है वो 16 साल की है, उम्र उसकी 40 साल है। हाँ टाइम सर उसका सही आ रहा है जी और पेट उसका खराब है बस, और कोई समस्या बता नहीं रही है। जी। मैंने कभी इनफर्टिलिटी केस क्लियर किया नहीं, इसलिए मैं इसमें क्या कर सकते हैं अपन? सर एज कितना है उनका? 40। 40 साल? अब 40 साल आप फिर AMH वैल्यू निकालिए ना सर। एंटी मुलेरियन हार्मोन कितना है, फॉलिकुलर स्टडी कराइए उनका, ओवुलेशन स्टडी। अच्छा। मेंसेस आ रहे हैं कि नहीं? अगर मेंसेस आ रहे हैं तो मेंसेस अनओवुलेटरी साइकिल है कि क्या है? मेंसेस सही आ रहे हैं, 3 दिन चलते हैं, फिलो भी लेकिन सही वो बता। ओवुलेटरी है कि अनओवुलेटरी? उसमें अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अंडा बन रहा है तो कितना रप्चर हो रहा है, क्या हो रहा है? वो ओवुलेशन स्टडी होता है सर। 1 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस बताया था बच्चादानी में, गर्भाशय में। हाँ वो ठीक है। और क्या उनको है? टॉर्च बस पॉजिटिव है क्या? और क्या? सारा टेस्ट कराना पड़ेगा ना सर। तो उसका टेस्ट करा लेता हूँ फिर एक बार, उसके बाद हाँ में फिर। हाँ। फिर अंजना मैम और कुछ बताना चाहेंगी? 40 साल के एज में क्या करना चाहिए? अंजना मैम थोड़ा गाइड करिए प्लीज। अब देखिए अंजना मैम का ये टॉपिक है, मैं इसमें बोलता हूँ लेकिन ये मैडम का है ये टॉपिक। अंजना मैम अगर आप सुन पा रही हैं। मैंने कभी किया नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं, क्योंकि इन्फर्टिलिटी केस में कभी इतना जी पढ़ा नहीं हूँ। डॉक्टर अंजना मैम सुन पा रही हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर। आप जी थोड़ा सर। इनको गाइड करिए क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। 40 इयर्स की फीमेल है, इनफर्टिलिटी है और TB का इतिहास है। जी सर, तो वही सबसे पहले तो हम जैसे बात करते हैं, हमको ऋतु क्षेत्र बीज पे काम करना है। तो ऋतु क्षेत्र बीज में सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो इनकी क्षेत्र है, क्षेत्र कितना सही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इसको ट्यूबरकुलोसिस भी का भी इतिहास मिल रहा है। तो मे भी कि इसके ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक हो, या इसका यूट्रस इतना अच्छे से, क्षेत्र उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। पहले मैम बच्ची है उसकी 16 साल की कोई बच्ची है बात उसकी। नहीं सर, मैंने सुना 16 साल बहुत बड़ा गैप होता है सर। 16 साल के बाद अगर इसको कहते हैं काकबंदिया या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बच्चा आ जाए तो दूसरा बच्चा आ ही जाएगा। मे बी कि उसके डिलीवरी के बाद या जस्ट डिलीवरी के बाद या उसके बीच में जो 16 साल का समय है, उस बीच में जब किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ होगा उसके योनि में या योनिशूल या उसके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में, तो वहां कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का इन्फेक्शन है कि इसका वो जो इंट्रायूटेराइन और सॉरी यूटेराइन और फेलोपियन ट्यूब्स और वेजाइना सर्विक्स एक्सटर्नल, सबको हमें एक बार प्रॉपरली चेकअप करना पड़ेगा। HSG वगैरह के लिए मेरा मतलब है कि यहाँ पे HSG कराइए, यहाँ पे ओव्यूलेशन कराइए, सर ने बहुत अच्छे से बता दिया। AMH कराइए, FHS कराइए, LH कराइए। एक हमें जो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिस रास्ते पे हमें जाना है, पहले हमें उसको देखना होगा। उसके बाद अगर हमें लगता है कि ट्यूब्स वगैरह में कोई दिक्कत है तो हमें उत्तरवस्ती वगैरह की तरफ जाना है। लेकिन सबसे पहले वही हमारा जो अपना रूल होता है कि पेशेंट की BMI क्या है, पेशेंट का मेंटल स्ट्रेस क्या है, उसका मेडिटेशन कैसे करना है, उसको प्राणायाम देना है, उसको योगासन करना है, उसको दीपन करना है, पाचन करना है और वायु का अनुलोमन करना है। साथ में हमको उसको थोड़ा सा लीवर के लिए और स्पेशली उसकी गृहिणी के लिए भी कार्य करना है। इसी बीच में सारे इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 4 पॉइंट पे काम करना है, तो उसका जो ऋतुकाल का मतलब ही हुआ कि ओव्यूलेशन उसका प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूट्रस उसका प्रॉपर ओपन है ट्यूब्स की नहीं है, एंडोमेट्रियल थिकनेस उसकी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा उसका HB वगैरह कितना है, और कोई टॉर्च वगैरह का इन्फेक्शन तो उसको नहीं है, या किसी भी तरह का वायरल मार्कर वगैरह देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा RBS कराइए, कल्चर भी कराइए यूरिन का। समटाइम्स इन्फेक्शन जो होता है यूरिन कल्चर से पता चल जाता है, पेशेंट PID में जाता है, पता नहीं चल पाता। और हस्बैंड की भी वायरल मार्कर वगैरह कराइए। फिर उसके बाद केस लेके आइए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जी सर। धन्यवाद मैम। चेक कराता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आप बात करता हूँ आपसे। थैंक यू मैम।
आप लोगों को, बाकी लोगों को कोई गायनेक रिलेटेड केस पूछना है तो पूछ सकते हैं। अंजना मैम है, किसी को पूछना है, या आप लोग बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? सब लोग थक गए हैं तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, क्योंकि 9:10 हो गया, 9:11 हो गया। अब मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।